हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गई क्लास में अपन ने शुरू कर दिया था नैतिक विकास, और नैतिक विकास में अपन ने कॉलबर्ग को पढ़ा था। लगभग बच्चों को कॉलबर्ग समझ में आ गया था, एक आध बच्चों को कुछ कंफ्यूज था कि कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कॉलबर्ग के सिद्धांत का एक अलग से वीडियो बना करके प्रस्तुत कर दूंगा, एक अलग से वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, ताकि आपको और दिक्कत नहीं आए कि उसको कैसे इजीली समझना है। 10-15 मिनट में कॉलबर्ग पढ़ा करके दे दूंगा, अलग से बना दूंगा मैं उसके, है ना। अब अपन बढ़ना चाहेंगे आगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, नैतिक विकास एक बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा टॉपिक है। दूसरे विकास की तरह नहीं है कि एक दो क्लास के अंदर थोड़ा सा खत्म हो जाए, है ना। इसके सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है। अंदर के डाटा कम आते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण तो महत्वपूर्ण ही होता है, चाहे अंदर से डाटा आए चाहे अंदर से डाटा ना आए। खैर कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की जो क्लासें आती हैं वो आपकी नियमितता बनाए रखने के लिए आती हैं, कि हमारी कोई भी व्यक्तिगत दुविधाएं हों जिसकी वजह से हम जिस तरीके से रोज आपको लाइव मिलते हैं उससे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास बंद नहीं हो रही है, क्लास आ रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि आपकी नियमितता नहीं छूटनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, है ना। मेरा लाइव उपस्थित होना या बिना लाइव के उपस्थित होना ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है वो केवल और केवल क्या करता है, आपको क्लास मिलनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिएगा, आज अपन इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, और एक नैतिक विकास का बहुत प्यारा सिद्धांत मैं आपको पढ़ाता हूं, वो है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। हेडिंग लगाइएगा आप, सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत आपके नैतिक विकास के अंतर्गत नैतिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन उसके सिद्धांत का नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत, और किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने। तो आप हेडिंग लगाना केवल अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। बहुत प्यारा जो है ये सिद्धांत माना गया है, बहुत प्यारा आप इसको कह सकते हो, बड़ा अच्छा लगेगा। इसकी स्टोरी बड़ी अट्रैक्टिव है, जो आपको थोड़ी व्यवस्थित भी लगेगी। अल्बर्ट बंडूरा के, इसको अधिगम में अपन और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार नैतिक विकास में पढ़ना है तो पढ़ना ही है। जो जिस जगह पे जिसको पढ़ा जाना चाहिए उसको उस जगह पे पढ़ना ही है। इनके सिद्धांत का मेन नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसको कहा जाता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इन्होंने दी थी, कि किस प्रकार सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, किस प्रकार से जो है बालकों का सोशल विकास होता है, किस प्रकार से जो उनका नैतिक विकास होता है, और नैतिक विकास किस प्रकार से भूमिका निभाता है। अब देखिए इनका मानना क्या था। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि नैतिक विकास की प्रक्रिया या नैतिक व्यवहार जो बालकों का होता है, उसकी प्रक्रिया कोई अलग तरीके से नहीं चलती, या उनके नैतिक प्रक्रिया को चलाने का कोई प्रोसेस अलग से नहीं होता। नैतिक प्रक्रिया का व्यवहार भी ठीक उसी तरीके से सीखा जाता है जिस तरीके से अन्य व्यवहार को सीखा जाता है। दूसरा व्यवहार जैसे सीखा जाता है वैसे ही नैतिक व्यवहार सीखा जाता है। नैतिक विकास को आप विकास से भिन्न नहीं कर सकते, ये अल्बर्ट बंडूरा का मानना था। ऐसा अल्बर्ट बंडूरा ने जो है अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया था। अब इसके सिद्धांत की बात करें दोस्तों, ये कहता है कि जैसे देखिएगा, जिस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास हो रहा है ना, तो नैतिक विकास भी उसी तरीके से होगा। जिस प्रकार से बालक सामाजिक व्यवहार को करना सीखता है, नैतिक व्यवहार का भी वही तरीका होता है, नैतिक व्यवहार का कोई अलग तरीका नहीं होता। लेकिन यह ध्यान रखना कि इन्होंने एक शब्द के ऊपर बल दिया है जिसका नाम है प्रेक्षण, या उस शब्द को मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन के ऊपर जोर ज्यादा दिया। इन्होंने कहा कि नैतिक व्यवहार सीखने का जो आधार है ना, वो क्या है मेरे दोस्तों, तो नैतिक विकास सीखने का आधार आपके प्रेक्षण है, आधार आपके जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, वो आपके ऑब्जर्वेशन है। अब इन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों, एक प्रयोग किया था। प्रयोग सुनाता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से इन्होंने समझाया था। इन्होंने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग के अंदर 3 ग्रुप बनाए थे। कितने ग्रुप बनाए थे दोस्तों, 3 ग्रुप। 3 में से 2 ग्रुप थे अप्लाइड और एक था आपके कंट्रोलर, यानी कि 2 ग्रुप ऐसे थे जो प्रयोगात्मक थे, और एक था नियंत्रित कि इसके ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। 3 ग्रुप में से 2 पर प्रयोग किया जाएगा, एक पर नहीं किया जाएगा। अब देखिएगा, पहले ग्रुप के बच्चे को एक मूवी दिखाई गई, एक पिक्चर दिखाई गई। पहले ग्रुप के बच्चे को अंदर लेकर के गए और एक मूवी दिखाई, और उस मूवी के अंदर जो है यह दिखाया गया कि उस मूवी के अंदर एक बच्चा किसी चीज को लेना चाह रहा है,
लेकिन माँ उसको मना कर देती है, तो मना करने के बाद वो उस चीज को लेने के लिए आतुर नहीं होता या मना की गई चीज को वापस नहीं छूता, क्योंकि उसको मना करने पर वो यदि किसी चीज को छू रहा है तो उसको दंड दिया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। उस दंड की वजह से अब माँ किसी भी चीज को मना कर देती, वो उस चीज को हाथ नहीं लगाता। दूसरे समूह को पिक्चर दिखाई, उसके अंदर क्या था, उनको ऐसी मूवी दिखाई गई जिस मूवी के अंदर बालक को किसी चीज को लेने से माँ मना करती है, फिर भी बालक उस चीज को ले लेता है ना, तो माँ पुरस्कार देती है, उसको शाबाशी देती है, उसके ऊपर हंसती है, उसको प्रोत्साहन देती है। ये दो प्रयोग थे। एक प्रयोग में माँ किसी चीज के लिए मना कर देती है, बच्चा उसको टच करता है, बच्चा उसको छूने का प्रयास करता है, तो उसको क्या किया जाता है कि दंड दिया जाता है। एक मना करने के बाद भी किसी चीज को हाथ लगा दिया जाता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है मेरे दोस्तों, उसको ये कर दिया जाता है कि तुम ये कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए या तुम्हें ये कर लेना चाहिए, प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि एक तो मना करने पर दंड दिया जा रहा है, एक मना करने पर कोई क्रिया की जाए तो प्रोत्साहन दिया गया, और एक था नियंत्रित ग्रुप जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया। मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, दुखने लग जाता है गला, है ना। किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया। अब देखिएगा, अब तीनों बालकों को लाया और तीनों बालकों को एक कमरे के, तीनों ग्रुप के बालकों को एक कमरे के अंदर जो है रख दिया, और रख करके वहां पे कुछ चीजें रख दी, और चीजें रखने के बाद उनको उन चीजों को टच करने के लिए मना कर दिया गया कि तुम्हें इन चीजों को नहीं छूना है, तुम इन चीजों को हाथ नहीं लगाओगे। उनको सीधा सीधा क्या कर दिया गया है मेरे दोस्तों, मना कर दिया गया है। अब आप ये देखोगे कि बालकों को जिन काम के लिए मना किया गया है कि इनको नहीं टच करना है, उसके प्रति तीनों का व्यवहार अलग अलग है। कि जो नियंत्रित अवस्था के बच्चे थे उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जिनके ऊपर प्रयोग किया गया था उन्होंने प्रतिक्रिया की। कि जिन बालकों को मूवी के अंदर ये चीज दिखाई गई कि माँ के मना करने पर भी वो किसी चीज को टच करते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो उस क्लास के अंदर भी जब शिक्षक ने इस चीज को लेने के लिए मना कर दिया तो बालक उन खिलौनों को जाकर के छू लेता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एक प्रयोग वो था कि जिसके अंदर दंड दिया गया मना करने वाली चीजों को छूने पर, तो शिक्षक के मना करने पर भी बच्चा उन चीजों को हाथ लगाने से डरता है। यानी कि शिक्षक ये कहता है कि बालकों ने जो ये व्यवहार सीखा वो ऑब्जर्वेशन से सीखा, उन्होंने मूवी में देखा। एक नियंत्रित समूह था जिन्होंने मूवी में देखा ही नहीं, तो उन्होंने किसी प्रकार का व्यवहार किया ही नहीं, कभी टच भी कर लेते कभी नहीं भी कर रहे, कोई व्यवहार उनका प्रकट नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों का हुआ, जिनको प्रोत्साहन मिला उन्होंने टच कर लिया, और जिनको प्रोत्साहन नहीं दंड मिला उनके अंदर भी लालसा तो थी उन खिलौनों को या उन चीजों को छूने की, लेकिन वो छू नहीं रहे थे। इस प्रकार से जो है बालक में नैतिक व्यवहार विकसित होता है। वो लोगों की क्रियाओं को, ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं और देख करके अपने व्यवहार को सीखते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि आप अपने बालक को जिस प्रकार का नैतिक रूप देना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, उसके सामने वैसा ही नैतिक व्यवहार प्रकट करना है। बालक अपने आप वैसा नैतिक व्यवहार सीख जाएगा। आप चाहते हो कि आपके घर पे आए हुए मेहमानों को आपका बच्चा चाय पिलाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर पे जो भी मेहमान आए उनको बुला करके आप भी चाय पी लो। आपको देख देख करके बच्चा सीख जाएगा और बच्चा अपने आप जो है वैसा व्यवहार करने लग जाएगा। ये आपके इनकी क्या कही जाती है मेरे दोस्तों, ये इनकी अल्बर्ट बांडुरा की एक थ्योरी कही जाती है, जिसको आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है ना, क्लियर। ये अल्बर्ट बांडुरा का नैतिक विकास का एक छोटा सा सिद्धांत है। क्या क्या याद रखना है, 3 लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन क्या याद रखनी है, नैतिक व्यवहार भी अन्य व्यवहार की तरह ही सीखा जाता है या किया जाता है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, सीखा जाता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, मेरे गले में क्या हो गया यार, बोल रहे हैं दर्द हो रहा है, जोर लगा करके बोल रहा हूं दर्द शुरू हो रहा है। दूसरा आप यहां पे और देखिएगा, एक चीज यहां पे और बताई गई है, और वो चीज क्या बताई गई है मेरे दोस्तों, वो यहां पे इन्होंने कहा था कि नैतिक व्यवहार सीखने का आधार जो है प्रेक्षण है। नैतिक व्यवहार सीखने का आधार क्या है, प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। ये आपको ध्यान रखना है।
अब आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, इन्होंने प्रयोग किया, क्या किया दोस्तों, प्रयोग। प्रयोग के अंदर कितने समूह बनाए थे, तो ध्यान रखना 2 समूह थे। समूह 1, ग्रुप 2 और क्या याद रखोगे, समूह 3। 3 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे टोटल, तो याद रखना टोटल इसके अंदर 3 ग्रुप थे। पहले ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो ये था आपके प्रयोगात्मक, ये भी क्या था आपके प्रयोगात्मक, और दूसरा क्या था आपके नियंत्रित। बाकी स्टोरी मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी, पूरी की पूरी कहानी बता दी कि किस प्रकार से नैतिक विकास जो है यहां से गतिशील होता है, या किस प्रकार से जो है आपका नैतिक व्यवहार आगे बढ़ता है, किस प्रकार से नैतिक व्यवहार की एक गति में ना बनी रहती है, यह आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, मना करने पर वो किसी चीज को नहीं छूते हैं तो बालक के अंदर आज्ञा पालन की नैतिकता जो है विकसित होती है, या अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी चीज को कहने के या मना करने के बाद उसको छू लेता है या उसको टच कर लेता है और उसको प्रोत्साहन दिया जाता है तो बालक के अंदर आज्ञा पालनहीनता का भाव विकसित होता है। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बस इतना सा इनका प्रयोग था। क्लियर। एक ऐसा छोटा सा प्रयोग अपन और पढ़ लेते हैं, वो है सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड को अपन ने वैसे ही पहले पूरा का पूरा पढ़ रखा है तो ज्यादा हमें समय नहीं लगेगा। पूरा सिगमंड फ्राइड अपन ने पढ़ रखा है, जब संप्रदाय पढ़े थे तब सिगमंड फ्राइड को अपन ने बहुत डिटेल से सिगमंड फ्राइड को पढ़ लिया था। सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत का नाम क्या है मेरे दोस्तों, इसके सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत। आपको पूछ ले कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है तो क्या बताओगे, इनके सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत। भाई क्या याद रखोगे, मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि इनके अनुसार क्या होता है, तो आपको पता होगा कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व के 3 प्रकार पढ़े थे, जिसके अंदर एक ईड था, एक ईगो था और एक सुपर ईगो था। उसमें अपन ने लिखा था कि सुपर ईगो वाले व्यक्तित्व बड़े नैतिक, बड़े सामाजिक और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं। तो सिगमंड फ्राइड अपने सिद्धांत के अंतर क्या कह रहा है दोस्तों, कि नैतिक व्यवहार सुपर ईगो के कारण विकसित होता है। जिन बालकों के अंदर ईगो डेवलप होकर के सुपर ईगो का रूप ले लेता है, या जिन व्यक्तियों के अंदर सुपर ईगो विकसित हो जाता है, सामान्यतः उन बालकों में नैतिक व्यवहार भी विकसित हो जाता है। यानी कि सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार नैतिक व्यवहार का जन्मदाता जो है वो कौन है मेरे दोस्तों, तो वो है आपके सुपर ईगो। आपको यह ध्यान रखना है ना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका ऐसा मानना था, इनका ऐसा सोचना था कि नैतिक व्यवहार जो होता है ना, वो पहले तो एक दबाव के कारण बनता है, फिर धीरे धीरे वो आत्मनियंत्रण हो जाता है। जैसे देखिएगा, इनका ऐसा मानना था कि हम बालकों के अंदर जो नैतिक व्यवहार करते तो पहले माता पिता समाज उनके ऊपर कई प्रकार का दबाव बनाते हैं। बालक उस दबाव के कारण उस नैतिक व्यवहार को सीखते, उस भय के कारण, उस डर के कारण उस नैतिक व्यवहार को करते हैं। लेकिन यदि वो लंबे समय तक ऐसे ही व्यवहार को भय के कारण करते हैं तो एक समय बाद वो व्यवहार उनका आत्मनियंत्रण बन जाता है। मतलब अब वो व्यवहार किसी भय से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, दुश्चिंताएं पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था एक दुश्चिंता ऐसी होती है जिसमें ईगो वाले को सुपर ईगो वाले से डर लगता है। वो कोई भी काम गलत इसलिए नहीं करता क्योंकि सुपर ईगो वाले से भय होता है। तो सोचो, सुपर ईगो वाले भय से वो व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, डर के कारण नहीं कर रहा है। लेकिन लंबे समय तक यदि वो किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करता है ना, तो वो नियम उसका आत्मनियंत्रण बन जाएगा कि अब वह स्वयं भी गलत काम इसलिए नहीं करता कि सुपर ईगो वाले को बुरा लगता है, वो इसलिए करता है कि वो हमारी लाइफ का एक डिसिप्लिन बन चुका है, हमारे जीवन का एक अनुशासन बन चुका है। तो ये आपके नैतिक व्यवहार विकसित हो जाता है। इतना सा आपको सिगमंड फ्राइड की इस विशेषता के बारे में याद रखना है। क्लियर। क्या क्या याद रखना है, पहला क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, नैतिक विकास सुपर ईगो से विकसित होता है। सुपर ईगो से
विकसित होता है। नैतिक व्यवहार जो होता है वो किससे विकसित होता है? तो ध्यान रखना, नैतिक विकास जो है वो हमारे सुपर ईगो के कारण क्या होता है? विकसित होता है। ये आपको ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आंतरिकरण के कारण नैतिक व्यवहार आंतरिकरण से शुरू होकर आत्मनियंत्रण पर रुक जाता है। आंतरिकरण का मतलब क्या होता है? दूसरों के दबाव में किया गया व्यवहार, इसका नाम है आंतरिकरण। आत्मनियंत्रण का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से किया गया व्यवहार आत्मनियंत्रण कहलाता है। यानी कि नैतिक विकास जो है वो कहां से शुरू होता है? आंतरिकरण से शुरू होता है और आत्मनियंत्रण पर आकर के रुक जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कथन आपको याद रखना है। तो क्या याद रखोगे? इनके अनुसार नैतिक विकास आंतरिकरण, आंतरिकरण का मतलब दूसरों के दबाव से किया गया व्यवहार, आंतरिकरण से प्रारंभ होता है तथा बाद में आत्मनियंत्रित हो जाता है, तथा बाद में आत्मनियंत्रित हो जाता है, आत्मनियंत्रित हो जाता है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। मेरी आवाज थोड़ी दबी हुई रह रही है क्योंकि गला बहुत दुख रहा है दोस्तों। जोर लगा रहा हूं बोलने के लिए, ताकत लगा रहा हूं तो 2 बार जोर से बोलता हूं, दुखने लग जाता है, यहां से इतनी पीड़ा है और खिंचा रहा है अंदर से पूरा का पूरा। खो क्या गया है पता नहीं, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूं, थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं। लेकिन समझाने का तरीका या किसी भी चीज को आप डाउन ना समझे कि सर जोश में नहीं है तो हम भी जोश में न रहें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर दोस्तों? तीसरा सिद्धांत, ये छोटे छोटे सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत अपन एक और पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। हेडिंग लगाना, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण दिया था और उसको संज्ञानात्मक विकास का जनक भी माना जाता है या निर्मितवाद का जनक भी माना जाता है, संज्ञानात्मक निर्मितवाद का। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पे हम जीन पियाजे का केवल उस पार्ट को पढ़ेंगे जिसका संबंध केवल और केवल एक नैतिक विकास से है। जीन पियाजे इसके बारे में क्या सोचता है या जीन पियाजे इसके बारे में क्या कहता है, समझिए। जीन पियाजे का नैतिक विकास के बारे में यह सोचना था कि नैतिक विकास एक प्रकार की संचयी प्रक्रिया है। संचय का मतलब सिंचित करने वाली प्रक्रिया है। यानी कि नैतिक विकास कभी भी बालकों के अंदर आकस्मिक नहीं दिखते, बल्कि नैतिक विकास बालकों में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। कोई चीज नहीं है कि अचानक से नजर आ जाएगी कि ये बच्चा नैतिकवादी हो गया है या ये बच्चे की जो लाइफ स्टाइल से वो पूरी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जीन पियाजे का ये सोचना है, जीन पियाजे का ये विचार है कि ये एक प्रकार की संचयी प्रक्रिया है जो धीरे 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 आगे बढ़ती है। इनका यह भी सोचना है दोस्तों कि नैतिक विकास की प्रक्रिया एक तार्किक पैटर्न से होती है। तार्किक पैटर्न का मतलब क्या हो गया? एक पहले नियम सिद्धांत के आधार पर होती है। बच्चा एक समझ के बाद जब विकसित हो जाता है तो वो कई बार जो है अपने बारे में या उस नैतिक व्यवहार के बारे में लोगों से प्रश्न करता है, लोगों से सवाल करता है, लोगों से तर्क करता है, फिर अपने दिमाग के अंदर एक संप्रत्यय का निर्माण करता है कि मुझे वास्तविकता में इस नैतिक व्यवहार को नैतिक मानना है या मुझे इसको नैतिक नहीं मानना है। यह भी आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इनका यह भी कहना था कि नैतिक विकास बालक के अंदर तब प्रारंभ होता है जब वो वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता है। बालक जब वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता है तो अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर के आता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो परिवर्तन पहले से आ रखे वो परिमार्जित होते हैं और बेहतरीन होते हैं। जैसे समझिएगा, हमने कोई नैतिक विकास 5 साल में सीखा है, तो जब हम 15 वर्ष के हो जाएंगे तो 15 वर्ष की आयु में सेम वैसा ही नैतिक व्यवहार नहीं करेंगे जो हमने 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत सीखा है।
बल्कि हम वहां पे कैसा नैतिक व्यवहार करेंगे, वहां पे हम ऐसा नैतिक व्यवहार करेंगे कि परिमार्जित जो हमने 5 वर्ष की आयु में सीखा है 15 वर्ष तक जाते जाते वो और बेहतरीन हो गया, तो जो और बेहतरीन हो गया उसको अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, परिमार्जित कहते हैं। यहां तक आपको ध्यान रहेगा। फिर ध्यान रखना है, जीन क्या हो गया यार, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई कि नैतिक विकास जो होता है वो 2 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन सी अवस्था बताई वो अपन अभी आगे जाकर के पढ़ेंगे, किस प्रकार की नैतिकता की अवस्था बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी एक बेसिक चीजें लिख देते हैं जिससे अपन को आगे का पता रहे। देखिएगा क्या क्या बात याद रखनी इनके संदर्भ में। नैतिक विकास, ये बहुत छोटे छोटे सिद्धांत है ना। नैतिक विकास एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी प्रक्रिया है। संचयी प्रक्रिया का मतलब आकस्मिक न होकर यह नैतिक विकास क्या होता है मेरे दोस्तों, धीरे धीरे होता है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है, नैतिक विकास तार्किक पैटर्न से होता है। तार्किक पैटर्न से होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक कथन आपको और क्या ध्यान रखना है, नैतिक विकास बालक में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने पर, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने पर होने वाले परिवर्तन वह परिमार्जन से होता है। वह परिमार्जन से होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 3 कथन आपको जीन पियाजे के क्या रखने हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखने। अब अपन बात करते हैं सिद्धांत की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई है मेरे दोस्तों, तो कितनी अवस्था बताई है टोटल, तो ध्यान रखना जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं की जो बात की है उसके अंतर्गत केवल कितनी अवस्थाएं बताई है मेरे दोस्तों, 2 अवस्था की बात यहां पे करता। कौन कौन सी अवस्था है, एक तो इन्होंने जो बताई है वो बताई है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, और एक ठीक इससे कुछ समय पहले ही प्रकट होती है मेरे दोस्तों जिसको कहा जाता है पश्चात नैतिकता की अवस्था। 2 नैतिकता की अवस्थाएं आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है ना, जिसको पश्चात या इसको परायत भी कहते हैं। परायत नैतिकता की अवस्था याद रखो, या फिर क्या, और एक स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन परायत नैतिकता की अवस्था। परायत नैतिकता की अवस्था, नैतिकता की अवस्था। जीन पियाजे ऐसा मानता है कि यह अवस्था जो चलती है वो कितनी चलती है, तो ध्यान रखना ये अवस्था चलती है 2 से 8 वर्ष तक भी। कितनी चलती है मेरे दोस्तों, 2 से 8 वर्ष तक का समय, क्योंकि 2 वर्ष तक का बालक जो होता है वो तो अनैतिक होता है, उसमें किसी भी प्रकार की नैतिकता पाई नहीं जाती है। अब ये क्या कहता है इस अवस्था के अंदर, समझिए कि नैतिक विकास की अवस्था कहलाती है कि इस अवस्था में बालक जो के अंदर जो नैतिक विकास होता है ना वो एक प्रकार का परिवर्तनशील नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत इस अवस्था में जो बालक के नैतिक गुणों का जो निर्माण करते हैं वो माता पिता करते हैं, और बालकों को ऐसा दिया जाता है कि माता पिता ने जो आपको नैतिक गुण बताए हैं उसको स्वीकारना अनिवार्य है, हर हाल में आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि सिगमंड फ्राइड ने बात की थी ना आपके आंतरिकरण की, ये आंतरिकरण ही है। दबाव समझो, भय समझो, प्रेम समझो, कुछ भी समझो, माता पिता ने आपको जो कहा है कि ये क्रिया करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। मतलब माता पिता के द्वारा जो हमारे ऊपर बनाई है वो एक दबाव से बनाई है कि ये नैतिक गुण आपको प्राप्त करना है, तो एक प्रकार का फोर्स है। नैतिकता तो है, जैसे एक होता है कि किसी भी गेस्ट के अपनी मर्जी से पांव छूना, एक होता है कि पेरेंट्स की आंखें दिखाने पर पांव छूना। तो दोनों चीजों के अंदर बहुत अंतर है। एक बच्चा फ्रीलांस होकर अपने नैतिक व्यवहार से, अपने आत्मनियंत्रण से जो है प्रतिक्रियाएं कर रहा है, एक होता है कि बालक आंतरिकरण से प्रतिक्रियाएं कर रहा है। तो दबाविक प्रतिक्रियाएं और रियल
या अपने मन से की गई प्रतिक्रियाओं के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, अंतर होता है। इसीलिए इसको नैतिक विकास की वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है, इसको नैतिक विकास की दबाव की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि पेरेंट्स का यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दबाव होता है। और यहाँ पे जो आप नैतिक विकास सीखते हो उसमें माता पिता के द्वारा बताए गए नियमों को आपको स्वीकार करना है। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार का तर्क नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार का वहां पे परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है ना, इसका आपके बारे में पता होना चाहिए। तो दो चीज मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं, छोटी छोटी सी। क्या लिखवा देता हूं मेरे दोस्तों, इसको नैतिक विकास की वास्तविक अवस्था भी कहते हैं, वास्तविक अवस्था, या इसका एक और नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो वो भी आप ध्यान रखना, नैतिक विकास के दबाव की अवस्था भी कहते हैं, दबाव की अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तो समझिएगा, क्या याद रखना इसमें, बालक नियम, या अपन इसको जितने भी बालक क्या करेगा यहां पे, नियम माता पिता द्वारा किए गए दबाव के कारण, दबाव के कारण अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लेता है, अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लेता है, अनिवार्य रूप से इसको क्या कर लेता है मेरे दोस्तों, स्वीकार कर लेता है। ये आपको इसके अंदर क्या रखना है, हल्का सा ध्यान रखना है कि अनिवार्य रूप से इस चीज को स्वीकार कर लेता है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक कथन आपको और याद रखना है, वो क्या याद रखना है, वो यहां पे याद रखना है, यह नियम आगे भी परिवर्तनशील नहीं होते हैं, आगे भी परिवर्तनशील नहीं होते, यानी कि इन नियमों को बालक भविष्य के अंदर भी नहीं बदल सकता, परिवर्तनशील नहीं होते। जो बता दिए वो बता दिए, ये नियम है तो करना है तो करना, ये कभी भी नियम आगे जाकर भी परिवर्तन नहीं होते। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी, वो कौन सी बताई थी मेरे दोस्तों, स्वायत्त अवस्था। नैतिक विकास की कौन सी अवस्था बताई थी मेरे दोस्तों, तो दूसरी अवस्था का नाम याद रखना है आपको, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, नैतिकता की अवस्था। जनरली इसका टाइम 9 से 11 वर्ष तक चलता है, 9 से 11 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि आपकी परायत अवस्था का बिल्कुल विपरीत कार्य होता है। विपरीत कार्य क्या होता है कि यहां पे बालक अपने नैतिक व्यवहार को किसी भी दबाव के कारण स्वीकार नहीं करता, किसी मजबूरी के कारण स्वीकार नहीं करता, बल्कि बालक किसी भी नैतिक व्यवहार करने से पहले लोगों से प्रश्न पूछता है, क्या ऐसा होता है, क्या किया जाना चाहिए, क्या इससे फर्क पड़ता है। दोनों से बहुत अंतर है। जैसे एक छोटे बच्चे को माता पिता लेकर के जा रहे हैं मंदिर में, जबरदस्ती उसको सर पकड़ के दबा करके उसको दोग लगा रहे कि दोग लग, यही भगवान है, यही ईश्वर है, इसको स्वीकार कर, दबाव से नैतिकता सिखाई जा रही है। अब बच्चा बड़ा हो गया, 9 साल 11 साल का हो गया, अब ये कह रहे हैं कि ये भगवान है, इनके 2 अगरबत्ती कर, तो बच्चा सवाल पूछेगा, क्या इस अगरबत्ती से ये भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। यदि वहां पे उसको स्पष्टता मिलती है तो वो अगरबत्ती करने लग जाएगा। आगे जाकर के उसको और पता चलता है कि जो स्पष्टता मुझे प्राप्त हुई थी वो तो गलत थी, ऐसा नहीं है, तो वो आगे जाकर के अगरबत्ती करना बंद भी कर सकता है। मतलब ये जो चीजें होती है वो आगे परिवर्तनशील होती है। यानी कि यहाँ पे बच्चा अपने आत्मनियंत्रण से नैतिक व्यवहार को सीखता है, अपनी मर्जी से नैतिक व्यवहार को सीखता है, और ये नैतिक व्यवहार आगे भविष्य में जाकर के परिवर्तनशील भी हो सकते हैं। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात ही इसके अंदर लिखनी है जो अपन लिख देते हैं, बड़ा प्यारा सा सिद्धांत है और छोटा सा सिद्धांत है। क्या है दोस्तों, बालक तर्क व प्रश्न करते हुए स्वतंत्र रूप से नैतिक व्यवहार करता है, नैतिक व्यवहार करता है, यह परिवर्तनशील होता है, यह परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है, यह
परिवर्तनशील होता है। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये हल्का सा आपको पता होना चाहिए। तो कितनी सिद्धांत पढ़ लिए अभी तक अपन ने? 3 पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा था? सामाजिक विकास का सिद्धांत। दूसरा कौन सा पढ़ा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तीसरा कौन सा पढ़ा था? जीन पियाजे का सिद्धांत। बहुत छोटे छोटे से सिद्धांत थे, बड़े नॉर्मल। आज मेरे अंदर जोश नहीं है, मैं कितनी भी जोर लगा दूंगा तभी जोर आवाज नहीं आएगी। वो आनंद फानन जो रोज वाला होता है ना, वो नहीं है, क्योंकि मैं जोर से बोल रहा हूं और मेरा गला दबा जा रहा है, इसीलिए मैंने आवाज थोड़ी धीरे कर रखी। तो हो सकता है आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़े, लेकिन मैं समझाने के तरीके के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना रहा। क्लियर? एक सिद्धांत अपन और पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, जिसका नाम है कैरोल गिलिगन का सिद्धांत। भाई क्या नाम है दोस्तों? नैतिक विकास के अंतर्गत कैरोल गिलिगन का सिद्धांत। गिलिगन का सिद्धांत। नैतिक विकास में कैरोल गिलिगन का सिद्धांत क्या कहता है? नैतिक विकास में कैरोल गिलिगन के सिद्धांत की क्या प्रेरणा है? तो पहले आपको ध्यान रखना है कि कैरोल गिलिगन का यह सिद्धांत है वो कोलबर्ग के सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता है। इन्होंने क्या किया कि कोलबर्ग का सिद्धांत जो अपन ने कल पढ़ा था उसका इन्होंने विरोध किया। विरोध किस चीज के ऊपर किया समझिए। इन्होंने कहा था कि कोलबर्ग ने साक्षात्कार के लिए जिनका सिलेक्शन किया था वो सारे लड़के थे, लड़कियां नहीं थी। तो उनका यह मानना था कि उन्होंने नैतिक विकास की प्रबलता के अंदर केवल पुरुषों के ऊपर बल डाला है, महिलाओं के ऊपर जोर नहीं लगाए। पुरुषों का अध्ययन करके महिलाओं के बारे में कैसे जाना जा सकता है, इसके अंदर उनके दिमाग में एक द्वंद्व पैदा हुआ और एक दिमाग के अंदर जो है एक शंका पैदा हुई और उसी शंका से जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसी जिज्ञासा से उन्होंने एक सिद्धांत का निर्माण कर दिया जिसको कैरोल गिलिगन का सिद्धांत कहा जाता है। जिस प्रकार कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी, प्राक रूढ़िगत अवस्था, प्राक रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक उसी प्रकार से कोलबर्ग ने भी 3 स्तर बताए नैतिक विकास के सिद्धांत के। कौन कौन से? प्राक जो पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक या पश्चिम पारंपरिक स्तर। 3 स्तर के बारे में ये भी क्या करते हैं मेरे दोस्तों? बात करते हैं। दोस्तों तीनों को अपन समझ लेते हैं। क्या याद रखोगे दोस्तों? कोलबर्ग के मतभेद के कारण, कोलबर्ग के मतभेद के कारण इस सिद्धांत का जन्म होता है। इस सिद्धांत का जन्म होता है। ये आपको क्या रखना है, यहां पे ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये महिलाओं के ऊपर भी क्या देता है? जोर देता है। ये महिलाओं को भी क्या करता है दोस्तों? केंद्रित करता है। महिलाओं को केंद्रित करके इसका निर्माण किया गया। इसमें भी कितने स्तर बताए गए मेरे दोस्तों? तो नैतिक विकास के स्तर की बात करें तो यहां पे भी नैतिक विकास के 3 स्तर विकसित किए गए। नैतिक विकास के स्तर, तो नैतिक विकास के कितने स्तर विकसित किए गए? तो क्या याद रखोगे? यहां पे भी नैतिक विकास के 3 स्तर विकसित किए गए। पहले स्तर का नाम है प्राक परंपरागत स्तर। दूसरे का नाम है आपके केवल परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। और तीसरे का नाम है पश्चिम परंपरागत स्तर। 3 कोलबर्ग ने भी बताई थी, 3 इन्होंने बताई। सेम है, केवल और केवल रूढ़ी शब्द की जगह पर किस शब्द का प्रयोग कर लिया गया? रूढ़ी शब्द की जगह पर आपके परंपरा शब्द का क्या कर लिया दोस्तों? प्रारंभ कर दिया। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें प्राक या पूर्व परंपरागत स्तर है। इसमें बालक के अंदर स्वयं के लाभ की नैतिकता विकसित होती है। कौन सी नैतिकता? कि बालक यहां पे मेरा क्या लाभ है और इससे दूसरों का क्या लाभ है, इस चीज के आधार पर बालक अपना नैतिक विकास करना क्या कर देता है दोस्तों? शुरू कर देता है। यानी कि अपन में यहां पे ये बोलूं कि बालक जो है यहां पे क्या कर देगा कि स्वयं का ध्यान रखना शुरू कर देगा। इसको मैं ऐसे लिखा दूं लाभ की जगह पे, क्या याद रखेंगे? स्वयं का ध्यान रखने की नैतिकता, खुद का ध्यान रखना, खुद स्वयं का ध्यान रखना, ये इसमें क्या हो जाती है दोस्तों? विकसित हो जाती है। अब इसके अंदर बात करें कि दूसरी परंपरागत या
पारंपरिक जो अपना स्तर है इसके अंदर क्या हो जाता है, तो बालक यहाँ पे जिम्मेदारी को महसूस करने लग जाता है ना, अपने आप को जिम्मेदार मानने लग जाता है, एक अवेयरनेस उसके अंदर आ जाती है, जिसके कारण वो दूसरों की देखभाल करना शुरू कर देता है ना, दूसरों की देखभाल। यहाँ पे बालक के अंदर एक विचार का निर्माण होता है। जैसे देखिएगा, उदाहरण दूं कि इस स्तर पर बालक जाकर के ये समझ सकता है कि मेरे जीवन में माता की क्या भूमिका और पत्नी की क्या भूमिका है, मुझे पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है और माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमारी कौन सी क्षतिपूर्ति पत्नी पूरी कर सकती है और कौन सी क्षतिपूर्ति जो है माता के द्वारा पूरी की जा सकती है। दोनों चीजें यहाँ पे आकर के विकसित हो जाती है। तो यहाँ पे बालक के अंदर क्या होता है दोस्तों, जिम्मेदारी व देखभाल की नैतिकता जन्म ले लेती है। देखभाल की समझ जो है यहां पे क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ये इनका कौन सा व्यवहार कहलाएगा मेरे दोस्तों, ये आपको ये कहलाएगा, ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है ये अंतिम स्तर, ये सबसे ऊंचा अंतिम स्तर होता है। इस स्तर के अंदर क्या नैतिकता आती है, इस स्तर के अंदर जो बालक होगा वो स्वयं एवं दूसरों का, स्वयं व दूसरों की देखभाल, दूसरों की देखभाल व ध्यान रखना प्रारंभ कर देता है। यानी कि दोनों का, खुद का भी ध्यान रखता है और किसका रखता है मेरे दोस्तों, दूसरों का भी रखना शुरू कर देता है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कोरल का ऐसा मानना था कि कैरोल का ऐसा मानना था कि कैरोल ये कहता है कि ये नैतिक विकास का उच्चतम स्तर है। जिस प्रकार से कोलबर्ग ने अपने उत्तर रूढ़िगत स्तर को बेस्ट बनाया था कि उच्चतम स्तर है कि यहां पर सभी लोग नहीं पहुंच पाते, ठीक उसी प्रकार से आपके कैरोल ने सबसे उच्चतम स्तर किसको बताया, ये कहती कि महिलाओं को तो यह स्तर प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरों की देखभाल करने में इतना व्यस्त हो जाती है, दूसरों को समझने में इतना व्यस्त हो जाती है, दूसरों को ध्यान रखने में इतना व्यस्त हो जाती है कि वो स्वयं के ऊपर तो कभी ध्यान दे ही नहीं पाती। तो इसका कैरोल का ये मानना था कि ये स्तर महिलाओं में तो बहुत मुश्किल से जो है दोस्तों विकसित होता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कैरोल के अनुसार ये नैतिकता का उच्चतम स्तर माना जाता है। नैतिकता का कौन सा स्तर माना जाएगा, तो नैतिकता का उच्चतम स्तर माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके कैरोल का सिद्धांत यहां पर कंप्लीट। क्लियर। एक सिद्धांत अपन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके सिद्धांत सारे के सारे कंप्लीट। बहुत कितना सरलतम सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन, दो लाइन में सिद्धांत खत्म हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ना, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में, वो है ना, कोई आपके दिक्कत नहीं होगी। आपका ज्ञानार्जन होना चाहिए, आपकी वृद्धि होनी चाहिए, आपका विकास होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बैठना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है, सरलतम तरीके से। क्योंकि मैंने कल देखा था कि बहुत सारे बच्चों को कोलबर्ग का सिद्धांत थोड़ा टफ लगा था, तो मैंने आज सिद्धांतों को और सरल रूप दिया। अब इससे सरल रूप तो अपन क्या ही दे सकते कि 1 घंटे की क्लास के अंदर 4 से 5 सिद्धांत को अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ ले। और ये नहीं कि सिद्धांत इतने ऐसे पढ़ाएं तो प्रश्न यहीं से आएंगे, बस ये सिद्धांत है, प्रश्न आने की जगह को अपन छोड़ते ही नहीं है। एक अंतिम सिद्धांत आता है मेरे दोस्तों, है ना, वो सिद्धांत दिया था पेक ने। भाई किसने दिया था मेरे दोस्तों, पेक का ये सिद्धांत माना जाता है। और पेक के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था हेविंगहर्स्ट। क्या नाम था दोस्तों, हेविंगहर्स्ट। इन दो लोगों ने पेक और हेविंगहर्स्ट का नैतिक विकास का सिद्धांत, बहुत छोटा सिद्धांत पढ़ लेते हैं अपन। पेक व, ये हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़े इस सिद्धांत को, हेविंगहर्स्ट का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नैतिक विकास ही पढ़ रहे हैं। पेक और हेविंगहर्स्ट ने क्या किया था दोस्तों, नैतिक विकास की अवस्थाओं को 5 भागों के अंदर विभाजित किया। नैतिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई, 5 बड़ी छोटी छोटी अवस्था बताई इन्होंने। नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था, नैतिक विकास की अवस्था, ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। नैतिक विकास की अवस्था के बारे में यदि मैं बात करूं तो टोटल इसने कितनी अवस्था बताई मेरे दोस्तों, टोटल इसने 5 अवस्थाओं का वर्णन अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया है। भाई कितने, 5। मैं 5 लिख देता हूं, एक ही साथ में 1 मिनट में आपको 5 की 5 याद हो जाएगी। कोई बड़ी अवस्थाओं की बात इन्होंने ऐसी खास बात नहीं की है कि अपन को समझ में नहीं आए। पहली अवस्था आती है पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, या इसको नाम दिया इन्होंने पूर्व नैतिक अवस्था। क्या नाम दिया दोस्तों,
पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि जब बालक का नैतिक विकास शुरू नहीं होता है उससे पहले की अवस्था को इन्होंने क्या नाम दिया मेरे दोस्तों? उसका नाम दिया था पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरे का नाम दिया स्व केंद्रित अवस्था। क्या नाम दिया मेरे दोस्तों? स्व केंद्रित अवस्था। दूसरे का क्या नाम दिया? तो ध्यान रखना, दूसरे का नाम दिया इन्होंने स्व केंद्रित अवस्था। पहले का नाम क्या है आपके? पूर्व नैतिक, स्व केंद्रित, और तीसरे नंबर पर बताए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, या इसको मैं सिंपल लिख देता हूं, परंपरा धारण की अवस्था। परंपरा धारण की अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी? पहली अवस्था अनैतिक, दूसरी कौन सी? स्वकेंद्रित, और तीसरी कौन सी? आपके पारंपरिक, और तीसरी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है दोस्तों? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। चेतना की अवस्था। और अंतिम जो आ जाती है 5वें नंबर पर, वो आ जाती है आपके आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, बड़ा बेसिक सा सिद्धांत है और बड़े सामाजिक तरीके से समझा जा सकता है। इसको देखिएगा, मैं बात करूं स्वकेंद्रित अवस्था की, सबसे पहले वाले की बात करूं कि पूर्व नैतिक विकास की अवस्था की। पूर्व का मतलब जब नैतिक विकास शुरू न हुआ हो उसके पूर्व की अवस्था। जब नैतिक विकास शुरू हुए ही नहीं है तो इसका मतलब यहां पे बालक क्या होगा दोस्तों? अनैतिक, या फिर अपन उसको कहेंगे तटस्थ। नैतिक विकास नहीं हुआ है इसका मतलब बालक अनैतिक नहीं है, वो नैतिक भी नहीं हो सकता है, अनैतिक भी ना हो, तो अपन कहेंगे तटस्थ। क्या कह देंगे उसको? कि इसके अंदर नैतिकता नहीं है, नैतिक विकास शुरू नहीं हुआ है ना। नैतिक विकास शुरू होने के बाद में हमारे अंदर नैतिकता ना है तो अपन ये कह सकते हैं ये व्यक्ति अनैतिक है। लेकिन नैतिक विकास शुरू ही नहीं हुआ है, उससे पहले उस व्यक्ति को कभी भी अपन अनैतिक नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका क्या नाम है? तटस्थ। इस शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है, सर्वाधिक प्रयोग जो करना है वो किसको करना है मेरे दोस्तों? तटस्थ का करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी आती है स्वकेंद्रित अवस्था। इसमें बालक वही जो अपन ने अभी कोरल के सिद्धांत में पढ़ा था, बालक स्वयं के लाभ का ज्ञान हो जाता है। बालक स्वयं के लाभ के लिए जो है नैतिक क्रिया करता है। किसी व्यक्ति से हंसता है, किसी से मुस्कुरा करके मिलता है, प्रसन्न होकर के मिलता है तो वो अपना लाभ ढूंढता है। छोटा बच्चा जब 2 साल 3 साल का बच्चा दौड़ करके उसके पिताजी जैसे घर के अंदर आए, दौड़ करके गया और उनके गले मिला, पापा पापा के, उसका लाभ है कि इनके जेब के अंदर टॉफी हो सकती है, इनके पास में चॉकलेट हो सकती है जो मेरे लिए लेकर के आए। तो यहां पे अपन लिखेंगे स्वयं के लाभ वाला व्यवहार, या स्वयं के लाभ के लिए व्यवहार। लाभ के लिए व्यवहार, ये आपको क्या रखना है? यहां पे ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आती है, उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों? परंपराएं धारण की अवस्थाएं। दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है, इस अवस्था में बालक क्या करता है? अपना जो ग्रुप है, अपना जो समूह है, उस समूह के प्रति समान रूप से व्यवहार करना शुरू कर देता है। यानी कि अब वो स्वयं का लाभ नहीं देखता, दूसरों के लिए। पहले तो किसी एक चॉकलेट है, उसके हाथ में 2 बच्चे और आए, चॉकलेट को छुपा दी। लेकिन इस अवस्था में जाकर के बालक के पास में चॉकलेट और 2 और आए तो बांट करके खा लेगा। यानी सभी लोगों के अंदर, समूह के अंदर जो है दोस्तों, उसका समान भाव क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? विकसित हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? समूह समान व्यवहार। समूह में समान व्यवहार, ये ध्यान रखना। चौथे नंबर पर आती है आपके आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। यहां पे बालक के नैतिक व्यवहार संवेगों पर आधारित होता है ना। क्रोध, प्रेम, है ना, जिस पर गुस्सा आता है तो वो अनैतिक बनता है, प्रेम आता है तो नैतिक बनता है। यानी यहां पे जो व्यवहार किए जाते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? सांवेगिक आधारित व्यवहार यहां पर बालक नैतिक रूप से करता है। यानी कि यहां पे जो बालक का व्यवहार होता है वो कैसा होता है? सांवेगिक व्यवहार। और अंतिम जो आ जाता है उसके अंदर बालक का व्यवहार कैसा होता है? तो यहां पे बालक के अंदर तार्किक व्यवहार होता है, क्योंकि ये उच्चतम स्तर होगा आपके नैतिक विकास का। तो यहां पे बालक जो करेगा वो कौन सा करेगा? तार्किक व्यवहार करेगा। ये आपके किसका सिद्धांत कहलाएगा? पेक का सिद्धांत कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बने रहेगा आप रिवीजन तक, चलिएगा।
सबसे पहला सिद्धांत आज अपन ने पढ़ा था अल्बर्ट बंडूरा का। वो कहता है कि नैतिक व्यवहार भी दूसरे व्यवहार की तरह होता है और नैतिक व्यवहार सीखने का आधार प्रेक्षण है। इन्होंने प्रयोग किया था, एक मूवी दिखाई थी, किस प्रकार से दो प्रयोगात्मक ग्रुप बनाए, एक समूह ग्रुप बनाया और किस प्रकार से प्रेक्षण से बालक सीखे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर अपन ने पढ़ा मनोविश्लेषण यानी कि सिगमंड फ्राइड को। मैंने कहा कि इनके अंदर नैतिक व्यवहार का मेन काम करता है सुपर ईगो और नैतिक व्यवहार हमेशा आंतरिकरण से आत्मनियंत्रण की ओर अग्रसर होता है। तीसरे नंबर पर पढ़ा अपन ने जीन पियाजे का सिद्धांत और जीन पियाजे के अंतर्गत अपन ने बात की थी दोस्तों, इन्होंने नैतिक विकास को संचयी बताया कि यह आकस्मिक न होकर धीरे धीरे होता है। नैतिक विकास तार्किक पैटर्न से होता है। नैतिक विकास बालक के वातावरण के साथ साथ अंतः क्रिया करने पर होने वाले परिवर्तन और परिमार्जन पर निर्भर करता है। इन्होंने दो अवस्था बताई, एक का नाम परायत अवस्था, एक का नाम स्वायत्त अवस्था। परायत अवस्था में बालक दबाव के कारण नैतिक व्यवहार सीखता है जो परिवर्तनशील नहीं होता है। स्वायत्त अवस्था में बालक अपने स्व केंद्रण से, अपने आत्म केंद्रण से नैतिक व्यवहार सीखता है जो भविष्य में जाकर के परिवर्तनशील भी होता है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी दोस्तों कैरोल का नैतिक सिद्धांत, जो इन्होंने कोहलबर्ग से मतभेद होकर के बताया। इन्होंने तीन अवस्था बताई, प्राक परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर। प्राक के अंदर स्वयं का ध्यान रखता है बालक, परंपरागत के अंतर्गत बालक दूसरों का ध्यान रखता है और आपके उत्तर या पश्च परंपरा के अंतर्गत बालक स्वयं और दूसरों का भी ध्यान रखना शुरू कर देता है। ये विकास का आपके उच्चतम स्तर कहलाता है। अंतिम में पढ़ा था अपन ने पेक और हेविंगहर्स्ट का सिद्धांत, जिसके अंदर नैतिक विकास की अवस्था 5 बताएगी। पूर्व नैतिक अवस्था जिसमें बालक तटस्थ होता है, स्वकेंद्रित अवस्था बालक स्वयं के लाभ के लिए नैतिक व्यवहार करता है, परंपरा धारण की अवस्था समूह में समान व्यवहार करता है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था बालक सांवेगिक व्यवहार करता है और आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था बालक यहाँ पे तार्किक व्यवहार करता है। क्लियर? ये था आपके नैतिक विकास के सभी सिद्धांत। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है और 11 तारीख से शुरू होने वाली टीचिंग मेथड्स की क्लास में भी आपको अपनी भागीदारी निभानी है। तो बिल्कुल दोस्तों आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी सीखा, जाना, समझा, याद किया वो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा हितकारी या लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।